मैं पूजा हूँ और ये मेरी कहानी है जो दर्द और तकलीफ से शुरू हुई लेकिन आखिर में उम्मीद और सुकून की राह पर पहुंच गई। मेरे माता-पिता की हत्या मेरे सामने हुई थी और वो रात मेरे दिलो-दिमाग पर आज भी एक भयानक साए की तरह छाई है। उस रात हवा में कुछ अजीब-सा डर था, जैसे सब कुछ बदलने वाला हो। मेरे माता-पिता घर के एक कमरे में बैठकर बातें कर रहे थे और मैं आंगन में खेल रही थी। अचानक दरवाजा जोर से खुला और मेरे ताऊ जी और ताई जी अंदर आए। ताई जी की तेज आवाज गूंजी, आज हिसाब बराबर होगा। मैं डर कर दरवाजे के पास खड़ी हो गई। माँ ने हैरानी से कहा, ये क्या बदतमीजी है? लेकिन ताऊ जी ने गुस्से में जवाब दिया, अपनी जमीन हमारे नाम कर दो, वरना अंजाम बुरा होगा। पिताजी ने शांति से कहा, ये जमीन मेरे पिता की निशानी है, इसे मैं नहीं बेच सकता। अगले ही पल कमरे में शोर मच गया। मैंने अपनी आंखों से देखा कि मेरे माता-पिता को बेरहमी से जमीन पर गिरा दिया गया। उनकी सांसें रुक गई और मेरा दिल कांपने लगा। मैं चीखती हुई कमरे में भागी, माता पिताजी, लेकिन मेरे कदम जैसे जम गए। खून की गंध ने मुझे हिलाकर रख दिया। ताई जी ने मुझे देखा और नफरत भरे लहजे में कहा, चुप रह, वरना तेरा भी ये हाल होगा। मैं रोती रही, मदद मांगती रही, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं सुनी। पिताजी ने आखिरी बार मेरी तरफ देखा, जैसे कुछ कहना चाहते हों, लेकिन उनकी आवाज गले में ही दब गई। माँ के हाथ मेरी ओर बढ़े, लेकिन वो भी हमेशा के लिए शांत हो गई। उस रात मेरी दुनिया उजड़ गई। मैं एक पल में अनाथ हो गई और मेरे सामने वही लोग खड़े थे जिन्होंने सब कुछ तबाह कर दिया था। ताऊ जी ने ठंडे लहजे में कहा, इसे अपने साथ ले चलो, अब ये हमारी जिम्मेदारी है। ताई जी ने ताने मारते हुए कहा, जिम्मेदारी, ये तो अशुभ है, इसकी वजह से हमारा चैन खो गया। उनकी बातें मेरे कानों में गूंजती रही और मेरा दिल टूटता रहा मुझे जबरदस्ती उनके साथ ले जाया गया। मेरा वजूद जैसे बेजान हो गया था। मेरे माता-पिता की जान छीनने के बाद मैं जिन लोगों के साथ रहने को मजबूर हुई, उनके घर में हर दिन गुलामी की तरह था। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले मुझे जगा दिया गया। ताई जी ने दरवाजा पीटते हुए कहा, उठ जा, अशुभ लड़की, सारा घर तेरे लिए नहीं सो सकता। मैं आंखें मलते हुए उठी और उन्होंने मेरे हाथ में झाड़ू थमा दी। आंगन में पत्ते बिखरे थे। मैं कांपते हाथों से झाड़ू लगाने लगी। सर्दी थी, लेकिन मेरे पैर नंगे थे। और हाथ सुन्न हो रहा था, लेकिन किसी को मेरी हालत की परवाह नहीं थी। पहले दिन से ही मेरा इम्तिहान शुरू हो गया था। बर्तन का ढेर लगा था। ताई जी ने कहा, ये सब आज चमकने चाहिए, अगर एक भी गंदा रहा तो तुझे देख लूंगी। मैं सारा दिन बर्तन धोती रही। मेरे हाथों की चमड़ी छिल गई, लेकिन मुझे रुकने की इजाजत नहीं थी। शाम को जब मैं थककर जमीन पर बैठी तो ताई जी ने मेरे सिर पर पानी डाल दिया और बोली, यहाँ आराम करने नहीं आई, जा पशुओं को चारा डाल। मैं टूटी टांगों से उठी और बैल के पास चली गई। जानवर भूखे थे और जोर-जोर से हाँफ रहे थे। मैंने चारा डाला, लेकिन इतनी थकान थी कि मैं वहीं बैठ गई। एक दिन जब मैंने देर से खाना बनाया तो ताऊ जी कमरे से निकलकर चिल्लाए, कितना समय लगाया, भूख से जान निकल रही है और तू सुस्ती कर रही है। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर झटक दिया। ताई जी ने ताने मारे, क्या करें, अशुभ है ही निकम्मी, इससे तो हमारे घर में आफत आ गई। मैं चुप रही। मेरा मन चाहता था कि चीख कर कहूँ
कि आफत उनके जुल्म की है, लेकिन डर के मारे मैं खामोश रही। घर के साथ खेतों में भी मेहनत करवाई जाती। सुबह होते मुझे हल्के कपड़े में धूप में काम करने भेज दिया जाता। धान के खेत में पानी भरते हुए मेरा शरीर भीग जाता। मिट्टी में मेरे पैर धंस जाते और हाथों में छाले पड़ जाते। कुछ मजदूर मेरी हालत देखकर कहते, ये तो बच्ची है, इसे इतना काम क्यों करवाते हो? लेकिन ताऊ जी गुस्से में जवाब देते, ये यही करेगी, हमारा उस पर एहसान है कि हमने इसे रखा है। उनका ये कहना मेरे दिल में चुभता। वो ऐसा जताते जैसे मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया हो, जबकि सच ये था कि मेरी जमीन हड़पकर मुझे गुलाम बनाया गया था। एक दिन गांव में बारात आई, सारा मोहल्ला खुशी से झूम रहा था। मैं दूर से देख रही थी कि लड़कियां हंसते हुए गीत गा रही थी। मन चाहा कि मैं भी जाऊं और देखूं, लेकिन ताई जी ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, वहां मत जा, लोगों की खुशियां देखने का तुझे कोई हक नहीं। चल आटा गूंद। मैं अंदर चली गई और आंसू छुपाती रही। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मेरी जिंदगी दूसरों की खुशियां दूर से देखने का, खुद अंधेरे में रहने की है। कुछ समय बाद गली में मेरी हम उम्र लड़कियां खेल रही थी। एक ने मुझे बुलाया, आ खेलें, छुपन छुपाई खेलते हैं। मैं 2 कदम बढ़ी ही थी कि ताई जी चिल्लाई, क्या खेलने आई है? जा अंदर झाड़ू दे, तेरे नसीब में खेल नहीं काम है। लड़कियां मुझे हैरानी से देखती रहीं और मैं नजरें झुकाकर वापस चली गई। उस दिन के बाद किसी ने मुझे खेलने नहीं बुलाया। मैं सबकी नजरों में बस नौकरानी थी। ताऊ जी अक्सर शाम को दोस्तों के साथ बैठकर हुक्का पीते और गर्व से कहते, हमने अपनी भतीजी को सहारा दिया, अनाथ थी, हमने पाल लिया, हमारा बहुत बड़ा एहसान है। उनके दोस्त तारीफ करते और मैं कोने में बर्तन धोती रहती। कोई नहीं जानता था कि मेरा दिल अंदर से कैसे चीख रहा था। ताई जी हर वक्त मुझे कोसती थी। कभी कहती, तेरी वजह से मेरे बच्चे बीमार रहते हैं। कभी कहती, अगर तू हमारे घर न आती तो हम सुखी होते। मैं हैरान थी कि वो मेरी मौजूदगी को हर परेशानी के कारण क्यों बनाती थी। एक बार मैंने हिम्मत करके कहा, ताई जी मेरा क्या कसूर है? उन्होंने गुस्से में मेरा कान मरोड़ते हुए कहा, तेरा वजूद ही कसूर है। मैं दिन रात सोचती कि ये जिंदगी कब तक सहनी पड़ेगी, लेकिन मेरी उम्र छोटी थी, मेरे पास ना सहारा था, ना हिम्मत। मैं बस अपने दर्द को छुपाकर काम करती रही। रात को जब सब सो जाते, मैं छत को घूरती और सोचती, काश माँ पिताजी होते तो मेरा ये हाल ना होता। लेकिन अगले ही पल वो रात याद आती जब उनकी सांसें मेरे सामने रुक गई थी। मेरी जिंदगी ऐसे ही गुजर रही थी, सुबह से शाम तक गुलामी, रात को आंसू। ताऊ जी और ताई जी की बातें मुझे अंदर से जख्मी कर चुकी थी, लेकिन मेरे दिल में एक सपना जिंदा था। मैं सोचती थी कि एक दिन इनके असली चेहरे को सबके सामने लाऊंगी। ये सपना मुझे जिंदा रखना था, वरना मैं कब की टूट चुकी होती। समय तेजी से बीतता रहा और मैं हर दिन के साथ बदल रही थी। वो बच्ची जो पहले दूसरों के इशारे पर चलती थी, अब सवाल उठाने लगी थी। मेरा दिल कहता था कि सच बोलने का वक्त करीब है। मैंने देखा कि ताऊ जी और ताई जी कैसे लोगों को लूटते, कमजोरों की जमीन छीनते और गांव में अपनी धाक जमाते। एक दिन मैं आंगन में काम कर रही थी, तभी 2 लोग आए, उनके हाथ में कागज थे। मैंने छुपकर सुना, वो कह रहे थे, साहब इस कागज पर दस्तखत करवा लें, ये खेत भी आपके नाम हो जाएगा। ताऊ जी ने गर्व से कहा, फिक्र मत करो, जो हम चाहेंगे वही होगा। मैंने सोचा
ये खेल कब तक चलेगा? वो जमीन जो मेरे माता-पिता की आखिरी निशानी थी, ताऊ जी के कब्जे में थी। वो खेत जहाँ माँ सब्जियाँ उगाती थी, जहाँ पिताजी की मेहनत की खुशबू थी, सब मेरी आँखों के सामने छिन गया। एक दिन मैं वहाँ गई, खेत की मिट्टी को छुआ तो आंखें भर आई। मैंने खुद से कहा, ये जमीन मेरी है, मैं इसे वापस लूंगी। इस हिम्मत ने मुझे बोलने पर मजबूर किया। एक शाम ताऊ जी बरामदे में हुक्का पी रहे थे। उनके साथ गांव के दो बड़े लोग बैठे थे। मैं डरते हुए आगे बढ़ी और साफ कहा, ये जमीन मेरा हक है, मुझे वापस चाहिए। उनकी बातें रुक गई। एक आदमी ने हैरानी से मुझे देखा। ताऊ जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो कुर्सी से उठे और चिल्लाए, तुझे बोलने की हिम्मत कैसे हुई? इसे हमेशा के लिए चुप कर दो। मेरा दिल जैसे रुक गया। कमरे में मौजूद लोग एक दूसरे को देखने लगे। ताई जी ने नफरत से मुझे घूरा और बोली, हाँ, आज इसका खात्मा कर दो। ये बहुत बढ़ गई है। उनकी आवाज ने माहौल और भारी कर दिया। मैं कांपते हुए पीछे हटी। मेरा दम घुटने लगा। उस पल उनका खास नौकर अर्जुन आगे बढ़ा। वो बरसों से उनके साथ था और उनके हर काम को चुपचाप करता था। उसने धीमी आवाज में कहा, साहब रुक जाइए। ताऊ जी ने हैरानी से कहा, तो हमें रोक रहा है? अर्जुन ने शांति से कहा, इसे मारने की जरूरत नहीं, मेरे साथ इसकी शादी कर दीजिए। सबके चेहरों पर हैरानी थी। ताई जी ने चिल्लाकर कहा, ये क्या पागलपन है? अर्जुन ने समझाया, ऐसे करने से ये कभी मुंह नहीं खोलेगी, जमीन भी आपके पास रहेगी और कानून भी कुछ नहीं कहेगा। ताऊ जी ने सोचा और बोले, अगर ऐसा है तो ठीक है। ताई जी ने पहले मना किया, लेकिन फिर हंसकर बोली, ठीक है, शादी कर दो। इसके रोने से क्या होता है? मैं चीखी, नहीं, ये जुल्म है, मैं शादी नहीं करूंगी। लेकिन मेरी आवाज कोई सुन नहीं रहा था। अर्जुन ने मेरा हाथ पकड़ा। मैं छुड़ाने लगी, लेकिन ताई जी ने मेरा बाल खींचकर कहा, चुप जा वरना और बुरा होगा। उसी रात गांव के कुछ लोगों को बुलाया गया। कमरे में पंडित बैठा था और शादी की रस्म शुरू हो गई। मेरा दिल कांप रहा था, आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं मना कर रही थी, लेकिन किसी ने नहीं सुना। ताऊ जी ने सख्ती से कहा, चुप रह, ये शादी होगी और होकर रहेगी। शादी की रस्म मेरे लिए सजा थी। वो कमरा मेरे लिए जेल की तरह था। वहाँ कुछ लोग बैठे थे जिनके चेहरों पर हैरानी थी, लेकिन कोई बोला नहीं। मुझे मत बांधो, ये मेरा फैसला नहीं है। लेकिन कोई नहीं सुन रहा था। ताई जी खुशी से झूम रही थी। ताऊ जी शांत थे, जैसे कोई बड़ा काम कर लिया हो। मुझे लगा मेरा आखिरी सहारा भी छिन गया। पंडित ने मंत्र पढ़े। मैं चुप रही। ताई जी ने मेरी कमर में चिकोटी काटी और बोली, हाँ बोल, वरना यहीं बेइज्जती कर दूंगी। मेरी हालत मरे हुए जैसी थी। मैंने हल्की आवाज में हाँ कहा और शादी हो गई। उस पल मुझे लगा मेरी आत्मा भी छिन गई। कमरे में तालियां बजी। ताऊ जी ने अर्जुन को देखकर कहा, बधाई हो, अब ये तेरी जिम्मेदारी है। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, जी साहब। शादी के बाद ताऊ जी ने ड्राइवर को बुलाया और कहा, इसे गाड़ी में बिठाकर इसके पति के गांव ले जाओ, रात होने से पहले पहुंच जाना। ड्राइवर ने कहा, जी साहब। मैं धीरे धीरे बाहर निकली। गांव के कुछ लोग दरवाजे पर खड़े थे। वो मुझे हैरानी से देख रहे थे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। उनके चेहरे पर सवाल थे, पर डर ने उनके मुंह बंद रखे थे। गाड़ी मेरे सामने थी। मेरा सामान जल्दी जल्दी रखा गया। मैं अंदर बैठी। आंसू बहते रहे। रास्ता अंधेरा हो रहा था। गाड़ी में सन्नाटा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था।
ड्राइवर सड़क पर नजरें जमाए बैठा था। अर्जुन मेरे बराबर में था। अचानक वो मेरी तरफ झुका और सख्ती से बोला, चुप रहे, अगर ज्यादा रोई तो गाड़ी से फेंक दूंगा। मैं डरकर चुप हो गई, मेरी जान निकल रही थी। गाड़ी के शीशे पर बारिश की बूंदें पड़ रही थी। मैं सोच रही थी कि ये शादी मेरी नई जेल है या कोई और चाल। मेरे दिमाग में सवाल भरे थे, लेकिन मुंह बंद था। मैंने हिम्मत करके धीरे से कहा, ये सब जबरदस्ती हुआ है, मैंने ये नहीं चाहा। उसने ताने मारते हुए कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, अब तू मेरी है, ये काफी है। ये सुनकर मेरी आंखें नम हो गई। ड्राइवर चुपचाप सब देख रहा था। उसकी आंखें, नजरें बार बार शीशे में मुझ पर पड़ रही थी। एक पल मुझे लगा वो सब समझ रहा है, लेकिन कुछ नहीं कह पा रहा। रास्ते में गाड़ी रुकी। ड्राइवर ने कहा, साहब थोड़ा पानी पी ले। अर्जुन बाहर गया। मैंने मौका पाकर ड्राइवर से धीरे से कहा, मुझे बचा लो, मुझे ये शादी मंजूर नहीं। ड्राइवर ने डरते हुए इधर-उधर देखा और बोला, बेटी, मेरी हिम्मत नहीं की साहब के खिलाफ जाऊं। माफ करना, मैं कुछ नहीं कर सकता। गाड़ी फिर चली। गांव के रास्ते सुनसान थे। चारों तरफ अंधेरा था। मेरा मन चाह रहा था कि गाड़ी से कूदकर भाग जाऊं, लेकिन ये सोचकर डर गई कि अगर पकड़ी गई तो और बुरा होगा। मैंने अपने हाथ कसकर बांध लिए और आंखें बंद करके चुप हो गई। रास्ते में एक जगह पुलिस की गाड़ी दिखी। दो सिपाहियों ने हमारी गाड़ी रोकी। ड्राइवर ने खिड़की खोली। एक सिपाही ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? ड्राइवर ने कहा, अपने गांव साहब, और उनकी पत्नी साथ है। सिपाही ने अंदर देखा। मेरी आंखों में आंसू देखकर वो एक पल रुका और बोला, सब ठीक है बेटी। मैं कुछ कह पाती उससे पहले अर्जुन बोला, हाँ सब ठीक है, बस इनकी तबीयत थोड़ी खराब है। सिपाही ने सिर हिलाया और गाड़ी को जाने दिया। मेरा मन चाह रहा था कि चीख कर कहूँ सब ठीक नहीं है, लेकिन डर ने मेरी आवाज दबा दी। ये पल मेरे लिए एक नए दर्द की शुरुआत था। मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होगा। क्या ये जेल हमेशा की है या इसके पीछे कोई और सच छुपा है? गाड़ी अंधेरे रास्ते पर चल रही थी। बारिश की बूंदें शीशे पर तेजी से पड़ रही थी। मैं पीछे बैठी आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी। मन चाह रहा था कि चीखूं, लेकिन मुंह जैसे भारी हो गया था। अर्जुन बार-बार पीछे मुड़कर मुझे घूरता और सख्ती से कहता, चुप रहे, कोई नाटक मत कर। मैं डरकर होठ बींच लेती। ड्राइवर चुपचाप गाड़ी चला रहा था, लेकिन उसकी नजरें शीशे में मुझ पर पड़ रही थी। सड़क सुनसान थी, कहीं-कहीं बिजली के खंभों की रोशनी चमकती, फिर अंधेरा उसे निगल लेता। मैं सोच रही थी कि ये सफर मुझे कहाँ ले जा रहा है। दिल कह रहा था कि शायद ये मेरा नया जेल खाना होगा, जहाँ से कभी आजादी नहीं मिलेगी। मैंने हिम्मत करके धीरे कहा, मुझे मेरे गांव वापस ले चलो, मुझे यहाँ मत ले जाओ। अर्जुन पलटा और धमकाते हुए बोला, मैंने कहा ना चुप रह, एक और शब्द बोला तो यहीं छोड़ दूंगा। ड्राइवर ने धीरे कहा, साहब अंधेरा ज्यादा है, सड़क भी खराब है, शायद गाड़ी धीरे करनी पड़े। अर्जुन ने गुस्से से कहा, जैसा कह रहा हूँ वैसा कर, हमें जल्दी पहुंचना है। ड्राइवर ने मेरी तरफ देखा और चुप हो गया। रास्ते में एक चेक पोस्ट आई। दो सिपाहियों ने गाड़ी रोकी। ड्राइवर ने खिड़की खोली। सिपाही ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? ड्राइवर ने कहा, गांव जा रहे हैं, साहब और उनकी पत्नी साथ हैं। सिपाही ने अंदर देखा। मेरी आंखें लाल थी और चेहरा आंसुओं से भरा था। उसने नरमी से कहा, बेटी सब ठीक है? इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ, अर्जुन बोला, हाँ सब ठीक है, बस इनकी तबीयत खराब है।
सिपाही ने शक भरी नजरों से देखा, लेकिन गाड़ी को जाने दिया। मेरा मन चाह रहा था कि चीखकर कहूँ, सब ठीक नहीं है, लेकिन मेरी आवाज दब गई। गाड़ी फिर अंधेरे में दौड़ने लगी। मैं खिड़की से बाहर देखती रही। दूर खेतों में कभी-कभी दिए जलते थे, लेकिन ज्यादातर अंधेरा था। मेरा दिल डूब रहा था। अचानक अर्जुन ने धीरे से कहा, अभी कुछ मत पूछो, वक्त आने पर सब बता दूंगा। उसकी आवाज में पहली बार सख्ती नहीं थी, बल्कि कुछ छुपा हुआ था। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा, लेकिन चुप रही। रास्ते में गाड़ी अचानक रुक गई। ड्राइवर ने बोनट खोला और बोला, लगता है इंजन गर्म हो गया। अर्जुन बाहर गया। मैंने मौका पाकर ड्राइवर से कहा, मुझे यहाँ से निकाल दो, मुझे छोड़ दो। ड्राइवर ने सिर हिलाया और बोला, बेटी मेरी हिम्मत नहीं, मेरी रोजी इन्हीं के साथ है। माफ करना। मेरा दिल बैठ गया। मैंने आंखें बंद की और चुप हो गई। गाड़ी फिर चलती तो कुछ दूर एक छोटा ढाबा दिखा। ड्राइवर ने कहा, साहब चाय और पानी ले लेते हैं, सफर लंबा है। अर्जुन मान गया। हम उतरे। मैंने चारों तरफ देखा। कुछ लोग चारपाई पर बैठे थे। उन्होंने हमें घूरा, लेकिन कुछ कहा नहीं। ढाबे वाले ने पूछा, साहब कहाँ जा रहे हो? अर्जुन ने टालते हुए कहा, गांव जा रहे हैं, मेरी पत्नी थकी है। मैं कुछ बताना चाहती थी, लेकिन उसके पास खड़े होने से डर ने मुझे रोक लिया। चाय पीकर सफर फिर शुरू हुआ। अब रास्ता पहाड़ों से गुजर रहा था। गाड़ी तंग सड़क पर चल रही थी। नीचे गहरी खाइयां थी। ड्राइवर ने सावधानी से गाड़ी चलाई। मैंने मन में प्रार्थना की कि ये सफर खत्म हो और मैं इसी मुसीबत से बच जाऊं। लेकिन अर्जुन के शब्द दिमाग में गूंज रहे थे। अभी कुछ मत पूछो, वक्त आने पर सब बताऊंगा। ये शब्द मुझे उलझा रहे थे। क्या कोई राज है, या ये सिर्फ डराने की बात है? रात गहरी हो गई थी। चांद बादलों में छुपा था। मैंने माता पिता की यादें मन में बसाए रखी। मुझे लगा वो मेरे साथ हैं, मुझे हौसला दे रहे हैं। मैं अंदर से टूट रही थी, लेकिन बाहर से पत्थर बन गई थी। कुछ देर बाद गाड़ी एक खुले मैदान में रुकी। ड्राइवर ने कहा, साहब थोड़ा रुकें, टायर देख लेता हूँ। अर्जुन बाहर निकला और सांस ली। मैंने फिर हिम्मत करके कहा, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मुझे क्यों ले जा रहे हो? वो मेरी तरफ पलटा। उसकी आंखों में चमक थी और बोला, वक्त आने पर सब जान लोगी। ये जवाब मुझे और परेशान कर गया। मेरे लिए ये सफर जंजीरों की तरह था। हर पल नया डर और नया सवाल पैदा कर रहा था। लेकिन मुझे लगने लगा कि शायद इस कहानी का रुख वो नहीं है जो मैं सोच रही हूँ। 1 घंटे बाद गाड़ी एक बड़े दरवाजे पर रुकी। हवा में अजीब सा सन्नाटा था। मैंने हैरानी से सिर उठाया और आंखें फटी रह गईं। सामने एक विशाल हवेली थी, जैसे किसी अमीर की हो। रोशनी से नहाई दीवारें और ऊंचे दरवाजे बता रहे थे कि यहाँ पैसा और ताकत है। मुझे यकीन नहीं हुआ कि ये किसी साधारण नौकर का घर हो सकता है। मेरा दिल धड़कने लगा। ड्राइवर ने गाड़ी का दरवाजा खोला और मेरा सामान उतारा। फिर बोला, साहब मैं वापस जा रहा हूँ। उसने मुझे एक पल देखा, जैसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन चुप रहा और गाड़ी मोड़कर अंधेरे में गायब हो गया। मैं दरवाजे पर खड़ी सोच रही थी कि शायद ये ताऊ जी का कोई नया खेल है। डर बढ़ रहा था। तभी अर्जुन ने मेरा हाथ पकड़ा और बोला, ये तेरा घर नहीं है, मेरे साथ चल। उसकी पकड़ इतनी सख्त थी कि मैं मना नहीं कर सकी। मैं हक्की बक्की रह गई। मेरी आंखों में सवाल थे, लेकिन होठ बंद थे। वो मुझे खींचकर एक दूसरी गाड़ी तक ले गया। वो काली गाड़ी थी, जिसके शीशे काले थे।
मैंने डर और हैरानी से कहा, ये सब क्या है? मुझे कहाँ ले जा रहे हो? वो पलटा और बोला, जो देखोगी उस पर यकीन रखना। उसके लहजे में सख्ती की जगह भरोसा था। ये शब्द मेरे दिल को और उलझा गए। गाड़ी में बैठने के बाद मैंने चारों तरफ देखा। ड्राइवर कोई और था। नया चेहरा। वो चुपचाप गाड़ी चला रहा था। गाड़ी शहर की तरफ दौड़ने लगी। मैंने पूरे रास्ते चुप्पी रखी। मेरे दिमाग में हजारों सवाल थे। ये सब क्या हो रहा है? वो मुझे कहाँ ले जा रहा है? खिड़की से बाहर रोशनी बढ़ रही थी। गांव का सन्नाटा पीछे छूट गया था। 1 घंटे बाद गाड़ी एक बड़े घर के सामने रुकी। मैंने सिर उठाया तो मंजर देखकर सांस रुक गई। ये कोई घर नहीं बल्कि महल जैसा था। ऊंची दीवारें, लोहे का भारी गेट और रोशनी से जगमगाते रास्ते। ड्राइवर ने गेट खटखटाया। पहरेदार दौड़े आए। गेट खुलते ही गाड़ी अंदर गई। जैसे ही हम मुख्य हॉल के पास पहुंचे तो सिपाही ने अर्जुन को देखकर सलाम किया। मेरा दिमाग चकरा गया। ये कैसे हो सकता है? जिसे मैं ताऊ जी का नौकर समझती थी, उसे सिपाही सलाम कर रहे थे। वो शांति से गाड़ी से उतरा और बोला, ये मेरा असली घर है। मैं नौकर नहीं, पुलिस अफसर हूँ। मेरे पैर डगमगा गए। मुझे लगा जमीन खिसक गई। दिल में डर और सुकून दोनों आ गए। हम अंदर गए। एक बड़े हॉल में सोफे लगे थे। दीवारों पर पुलिस के मेडल और तारीफ के सर्टिफिकेट टंगे थे। मैं हैरानी से सब देख रही थी। मैंने धीरे कहा, ये सब सच है? तुम नौकर नहीं थे? वो मेरे पास आया और बोला, नहीं, मैं कई महीनों से तुम्हारे ताऊ जी और ताई जी की निगरानी कर रहा था। मैंने कांपती आवाज में कहा, तो मेरे साथ ये सब क्यों किया? उसने जवाब दिया, अगर मैं तुम्हें वहां छोड़ देता तो वो तुम्हें मार डालते। शादी मेरा इरादा नहीं था, बल्कि तुम्हें बचाने का तरीका था। उसी वक्त एक और पुलिस अफसर आया। उसके हाथ में फाइल थी। उसने कहा, सर, सब सबूत जमा हो गए हैं। उनके जाली कागज और लेन देन की जानकारी मेरी तरफ देखकर बोला, बेटी बधाई हो, तुम्हारे माता पिता की जमीन का हक अब वापस मिल सकता है। मैं सुनकर हैरान रह गई। मैंने धीमी आवाज में कहा, क्या ये सच में हो सकता है? वो अफसर बोला, हाँ, तुम्हारे पति ने सब जोखिम लेकर जमा किया है। मैंने अर्जुन की तरफ देखा। वो चुपचाप मुस्कुरा रहा था। रात तक लोग आते जाते रहे। पुलिस वाले फाइलें और रिपोर्ट लाते। मैं कोने में बैठी सब देख रही थी। वो सब उसे सर कहते और मैं सोचती कि ये वही शख्स है जिसे मैं कल तक नौकर समझती थी। उसने मेरे पास आकर कहा, मुझे पता है तुम्हारे मन में शिकायतें हैं, लेकिन वक्त के साथ सब समझ आ जाएगा। मैंने हिचकते हुए कहा, लेकिन शादी, वो सब क्यों? उसने गंभीरता से कहा, अगर ऐसा नहीं होता तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ते। कुछ देर बाद एक नौकरानी चाय लेकर आई। उसने आदर से कहा, बेटी, तुम थक गई होगी, ये पी लो। मैंने चाय ली तो लगा अब मैं जेल में नहीं हूँ, बल्कि ऐसी जगह हूँ जहाँ लोग मेरा सम्मान करते हैं। लेकिन मेरा दिल अभी भी डरा हुआ था। अचानक फोन बजा। उसने कॉल ली। दूसरी तरफ कोई खबर दे रहा था। उसके चेहरे पर सख्ती आ गई। उसने कहा, कल सुबह छापा मारा जाएगा, कोई नहीं बचेगा। फोन रखने के बाद वो मेरे पास आया और बोला, ये सब खत्म होने वाला है। तुम्हारे ताऊ जी और ताई जी को उनके किए की सजा मिलेगी। तुम हिम्मत रखो। मेरा दिल उलझा हुआ था। मैंने धीरे कहा, मैंने सोचा भी नहीं था कि जिसे मैं दुश्मन समझ रही थी, वो मेरा रक्षक निकला। उसने नरमी से कहा, रक्षक नहीं, साथी समझो। रात बीत गई, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। मैं खिड़की से बाहर देखती रही। बगीचे में पहरेदार टहल रहे थे। मुझे लगा पहली बार कोई मेरी रक्षा कर रहा है।
सुबह हुई तो वो कमरे में आया। उसके हाथ में एक और फाइल थी। उसने कहा, ये देखो, ये सबूत कोर्ट में जाएंगे। तुम्हारे माता पिता के साथ जो गलत हुआ उसका हिसाब होगा। मैंने फाइल ली। कागजों पर उनके नाम देखकर मेरी आंखें भर आई। मेरी आंखें भर आई। मैंने मन में भगवान को धन्यवाद दिया। मुझे लगा मेरी जिंदगी ने नया मोड़ लिया है। जो अंधेरे से रोशनी की ओर जा रहा था, उसने मुझे बैठाया और सब समझाना शुरू किया। कमरे में हल्की रोशनी थी। बाहर बगीचे में पहरेदार थे और अंदर सिर्फ हम दोनों थे। उसने गहरी सांस ली और बोला, अब तुम्हें सब जान लेना चाहिए। उसने बताया कि वो महीनों से ताऊ जी और ताई जी के गलत कामों की जांच कर रहा था। उसने फाइल खोली और कागज दिखाए। ये उनके जाली कागज हैं। ये उनकी गलत खरीदी बिक्री की जानकारी है। मेरी आंखों के सामने वो सब था जो बरसों से मैं सोचती थी लेकिन साबित नहीं कर पाई थी। वो बोला, वो सिर्फ जमीन हड़पने तक सीमित नहीं थे। उनके गलत रिश्ते भी थे। वो बड़े लोगों के साठ-गांठ करके गांव में दबदबा बनाते थे। मैंने हैरानी से कहा, तुम्हें ये सब कैसे पता? उसने मुस्कुराकर कहा, यही मेरा काम है। मैंने उनके पीछे लोग लगाए, गुप्त मुलाकातें रिकॉर्ड की और सबूत जमा किए। फिर उसने मेरी आंखों में देखकर कहा, अगर मैंने तुमसे शादी नहीं की होती तो वो तुम्हें मार डालते। ये सिर्फ तुम्हें बचाने की ढाल थी। मेरे होठ कांपने लगे। मैंने कहा, मैंने तो सोचा था तुम भी उनके जैसे हो। उसने सिर हिलाकर कहा, मुझे पता है तुम्हें गलतफहमी होना स्वाभाविक था, लेकिन मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, रक्षक था। उसके शब्दों में मेरी आंखें नम कर दी। मुझे लगा जिंदगी ने मुझे नई राह दिखाई है। दिल का बोझ कुछ हल्का हुआ कि कम से कम मेरा पति दुश्मन नहीं, रक्षक है। कुछ दिनों में उसने सबूत जमा करके कोर्ट में पेश किए। मैंने देखा कि फाइलें कैसे तैयार हुई, पुलिस वाले कैसे एक-एक करके रिपोर्ट लाए। एक दिन एक अफसर ने कहा, सर, जमीन के असली कागज मिल गए हैं, अब वो कुछ नहीं कर सकते। दूसरे ने कहा, सर, उनके खातों की जानकारी भी पकड़ ली गई है, अब कोर्ट में सब खुल जाएगा। मैं कोने में बैठी सब सुन रही थी और हैरान थी। मैंने कहा, ये सब कोर्ट में माना जाएगा? उसने कहा, हाँ, अब वो दिन दूर नहीं जब उनका असली चेहरा सबके सामने आएगा। फिर वो दिन आया जब कोर्ट में केस पेश हुआ। पहली बार कोर्ट के बाहर खड़ी थी। अंदर लोग भरे थे। मेरा दिल धड़क रहा था। दरवाजा खुला। ताऊ जी और ताई जी को हथकड़ी में लाया गया। मुझे देखते ही ताई जी चिल्लाई, ये सब तेरी वजह से हुआ, अशुभ। लेकिन पुलिस वाले ने उन्हें पीछे धकेल दिया। मैंने चुपचाप उनकी तरफ देखा और सोचा, आज इंसाफ करीब है। कोर्ट में गवाह आए, कागज दिखाए गए, हर इल्जाम साबित हुआ। वकील ने कहा, ये लोग बरसों से धोखा और गलत काम कर रहे हैं। जज ने फाइलें देखी और सख्ती से कहा, सबूत साफ हैं, इन पर कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी। ताऊ जी ने आखिरी बार मेरा नाम लेकर कहा, हमने तुझे पाला और तूने हमें बेइज्जत किया। मैंने मन में जवाब दिया, तुमने पालने का नाम पर गुलामी दी। आज इंसाफ ने मेरा साथ दिया। ताऊ जी और ताई जी को गिरफ्तार करके जाया गया। बाहर गांव के कुछ लोग खड़े थे। उन्होंने धीरे से कहा, आखिर ये दिन आ गया। एक औरत ने मेरे पास आकर कहा, बेटी, तूने बहुत हिम्मत दिखाई। मेरे दिल में पहली बार सुकून आया। घर लौटकर अर्जुन ने मुझे तसल्ली दी और बोला, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। तुम्हारे माता पिता की जमीन तुम्हें वापस मिलेगी। मैंने आंखें बंद की और माता पिता को याद किया। लगा वो मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं।
उनके गलत कारोबार का पर्दा सबके सामने खुल गया। अखबारों में खबर छपी, गांव के लोग बात करने लगे कि ये वही लोग थे जो सम्मान का ढोल करते थे, लेकिन असल में लालच और जुल्म के व्यापारी थे। मुझे पहली बार लगा कि मेरे माता-पिता की जान लेने वालों को सजा मिल गई। रात को जब मैं अकेली बैठी थी, तो अर्जुन मेरे पास आया और बोला, ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन सबसे बड़ा बोझ हट गया। मैंने आंसुओं के साथ कहा, आज पहली बार सुकून मिला। वो बोला, यही सुकून तेरा हक था, जो बरसों बाद मिला। ताऊ जी और ताई जी के पकड़ जाने के बाद मैं जैसे जंजीरों से आजाद हो गई। बरसों की घुटन कम होने लगी। गांव में उनकी गिरफ्तारी की खबर गूंज रही थी। लोग कहते, जिन्हें हम सम्मानित समझते थे, वो अपराधी निकले। मैं अपने कमरे में बैठी सोच रही थी कि मेरा वो अंधेरा दौर खत्म हो गया। इस दौरान अर्जुन कमरे में आया। उसने नरमी से कहा, गाड़ी में सख्ती सिर्फ इसलिए थी ताकि ड्राइवर को शक न हो। मैं तुझे तकलीफ नहीं देना चाहता था। मैंने उनकी आंखों में देखा, वहां सच्चाई थी। मैंने धीरे कहा, उस वक्त मुझे लगा था तुम भी उनके जैसे हो। वो गंभीरता से बोला, मुझे पता है, लेकिन हालात ऐसे थे कि मुझे सख्त बनना पड़ा, वरना वो समझ जाते कि कुछ और चल रहा है। उसने कुर्सी खींची और मेरे सामने बैठ गया। बोला, तुम्हारे दिल का बोझ अब खत्म होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे दुश्मन नहीं, साथी समझो। मैंने चुप रहकर सिर झुका लिया। वो थोड़ी देर बाद बोला, मैं साफ कहता हूँ, मैं तुझे दिल से चाहता हूँ। मेरी धड़कन तेज हो गई। मैंने उसकी तरफ देखा। उसके लहजे में सच्चाई थी। अगले दिन वो मुझे जमीन के कागज दिखाने ले गया। जमीन मेरे नाम पर थी। तहसील के दफ्तर में क्लर्क ने फाइल खोली और कहा, बेटी, ये तुम्हारी जमीन है, अब कोई नहीं छीन सकता। मैंने कागजों पर अपना नाम देखा तो आंखें भर आई। मैंने माता पिता को याद किया। अर्जुन पास खड़ा था और बोला, ये तेरा हक था जो अब मिल गया। मेरी जिंदगी के बिखरे टुकड़े जुड़ने लगे थे, लेकिन ये आसान नहीं था। बरसों के जख्म रातों रात नहीं भर सकते थे। सुबह जब मैं आईने में खुद को देखती तो चेहरा वही था, लेकिन आंखों में सुकून की हल्की चमक दिखती थी। अब कोई मुझे अशुभ नहीं कहता था, कोई मुझे गुलाम बनाकर काम नहीं करवाता था, लेकिन अंदर के जख्म अभी याद आते थे। एक दिन अर्जुन मेरे पास आया और बोला, कल हम गांव चलेंगे, तुम्हें सब अपनी आंखों से देखना चाहिए। अगले दिन हम निकले। रास्ते में मेरा दिल जोर जोर धड़क रहा था। वो गांव जहां मेरा बचपन बीता, जहां मेरे माता पिता की यादें थी, और वो जमीन जो कभी ताऊजी के कब्जे में थी, अब मेरे पास थी। गांव पहुंचकर लोग हमें देखने आए। कुछ ने शर्मिंदगी से नजरें झुका ली, क्योंकि वो जानते थे कि उन्होंने कभी मेरा साथ नहीं दिया। लेकिन अब हालात बदल गए थे। एक बुजुर्ग ने आगे बढ़कर कहा, बेटी, हमें माफ कर दे, हम डर के मारे चुप थे, लेकिन तेरा हौसला देखकर लगता है हम कमजोर थे। मैंने नम आंखों से कहा, मैं किसी से शिकायत नहीं करती, बस अब चाहती हूँ कि इस जमीन पर सुख और शांति आए। हम उस खेत तक गए जहाँ मैं खेलती थी। अर्जुन ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोला, ये सब अब तुम्हारे पास है, चाहो तो यहाँ घर बनाओ या खेत को फिर से हरा करो। मैंने कहा, ये खेत मेरे माता पिता की याद है। मैं चाहती हूँ कि ये हरियाली हो, कि कि यहाँ हरियाली हो और बच्चों की हंसी गूंजे। उसने मुस्कुराकर कहा, तो हम यही करेंगे। हमने मजदूरी हमने मजदूर बुलाए, जमीन साफ की गई। कुछ दिनों में वहां हल चलने लगा। मैं खुद मजदूरों के साथ मिट्टी में बैठती,
एक दिन एक मजदूर ने हैरानी से कहा, बेटी तुम हमारे साथ मिट्टी में क्या क्यों काम कर रही हो? मैंने कहा, ये मिट्टी मेरे माता पिता की है, इसे छूकर मुझे सुकून मिलता है। वो सब मेरी बात सुनकर चुप हो गए। जमीन की भाली के साथ मेरा दिल भी ठीक होने लगा। गांव की औरतें मेरे पास आकर कहती, बेटी हमें हिम्मत दे, हमें भी अपने हक के लिए लड़ना है। मैं कहती, डर को दिल से निकालो, सच के साथ चलो, रास्ता खुद बन जाएगा। इस दौरान मेरा और अर्जुन का रिश्ता भी नया रंग लेने लगा। वो अक्सर मेरे पास बैठकर बातें करता। एक शाम हम खेत के किनारे बैठे थे, हवा हल्की चल रही थी। उसने धीरे से कहा, मैंने हमेशा अपनी ड्यूटी को जिंदगी माना, लेकिन अब लगता है जिंदगी तुम्हारे बिना अधूरी है। मैंने नजरें झुका ली, धड़कन तेज हो गई। मैंने धीरे कहा, मेरी दुनिया तो पहले उजड़ गई थी, लेकिन अब लगता है वो फिर बस सकती है। कुछ दिनों बाद गांव में एक समारोह हुआ। सब लोग जमा थे। मुझे पहली बार सम्मान से बुलाया गया। गांव के मुखिया ने कहा, ये बेटी हमारे गांव का गर्व है। इसने जुल्म के सामने डटकर सबको रास्ता दिखाया। लोग तालियां बजा रहे थे। मैं हैरान थी कि वही